हेलो एवरीवन। रशिया और यूक्रेन के वार को करीब करीब 19 दिन हो चुका है और अभी तक इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं आया है और ग्लोबल मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों में ही अनसर्टनिटी जारी है। तो ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियोज को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और कौन कौन सी चीज है जो हमें एज ए इंडियन सिटीजन इंपैक्ट करेंगे और कितने दिन तक इंपैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम एक डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि आगे के लिए हमारे पोर्टफोलियोज के लिए हम कौन सा रास्ता चुने और किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। चलिए पहले जानते हैं कि ग्लोबली और डोमेस्टिकली कौन सा वो चीज है या कमोडिटी है जो हम सबको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। उस कमोडिटी का नाम है क्रूड। क्रूड ऑयल के इंक्रीमेंट के वजह से हमारे यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स के और कमोडिटी के प्राइस बढ़ सकते हैं एंड डेफिनेटली ये क्या करेगा कि सारे के सारे कंपनीज के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी क्रूड को यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए और सारे के सारे जो प्राइस हाइक है वो सामने पास ऑन नहीं कर पाएगा क्लाइंट को, तो डेफिनेटली वो उसके ऑपरेटिंग मार्जिन को इंपैक्ट होगा और ये क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा या अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ऊपर हमें कंपनीज की ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्टेड दिख सकते हैं। वहीं पे अगर आप देखें ग्लोबली, यूरोप एंड यूएस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रशियन ऑयल एंड गैस सप्लाईज। यूरोप करीब करीब 35% रशियन गैस यूज करता है, तो इसलिए अगर यहां पे कहीं पे भी इंटरप्शन हुआ तो डेफिनेटली यूरोपियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्राइसिस दिख सकता है, जिसके वजह से वहां पे एक बहुत ही बेकार तरह का इन्फ्लेशन सामने आ सकता है और वो हम सब में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। पर्टिकुलरली जो इंडियन कंपनीज यूरोप में अपना ऑपरेशंस करते हैं और जो कंपनीज जिनके बैलेंस शीट में यूरोपियन एक्सपोजर ज्यादा है, डेफिनेटली वो कंपनीज बहुत ही ज्यादा इंपैक्टेड रहेंगे। आज ए कंट्री हमारा जो क्रूड का इंपोर्ट है वो करीब करीब 85% है हमारा टोटल कंजप्शन का। तो जितना हम क्रूड यूज करते हैं हमारे देश में 85% हम इंपोर्ट करके लेके आते हैं। तो अगर आगे के लिए गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज ऐसे स्टेप्स ले जहां पे कि वो क्रूड का रिजर्व को इंक्रीज कर सकता है, तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म जो प्राइस मूवमेंट है उससे वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। फर्दर गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग कि हमारे जो पेट्रोल या डीजल हम यूज करते हैं हमारे गाड़ियों में या इंडस्ट्रीज में, वहां पे अगर इथेनॉल ब्लेंड ज्यादा की जाए, जो करेंटली करीब करीब 2 से 5% के बीच में वेरी करता है या 7% तक मैक्सिमम वेरी करता है, गवर्नमेंट इसको प्लान कर रहा है 10 और विथ टाइम इट विल इंक्रीज टू 20%। तो उस हिसाब से हमें क्रूड पे जो प्राइस ज्यादा वॉलेटाइल होता है कभी कभी उसका ज्यादा इंपैक्ट ना हो और हम लोग वहां पे एज ए कंट्री कुछ बचत कर पाए। एज ए कंट्री हमें हमारी स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाना है और ये देखना है कि कैसे हम ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड करके हमारा कंजप्शन को जल्दी से रिवाइव कर सकते हैं और जहां पे कि हमें बहुत ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करना ना पड़े। अगर दूसरे कमोडिटीज की बारे में बात की जाए तो गेहूं एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है जो कि रशिया एंड यूक्रेन वर्ल्ड को, पर्टिकुलरली यूरोप को और अमेरिका को बहुत भारी मात्रा में सप्लाईज करते हैं। तो अगर इनका जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा है उसके वजह से रशिया एंड यूक्रेन की जो सप्लाईज है वो इंपैक्टेड रहेंगे, क्योंकि डॉलर स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस नहीं पॉसिबल है डॉलर वैल्यूज में, तो डेफिनेटली ये ट्रेड को एक बढ़ावा नहीं देगा और ट्रेड कमजोर होगा तो सप्लाईज नहीं मीट हो पाएंगे। तो यहां पे इंडियन ट्रेडर्स चाहे तो अपने सरप्लस फॉरेन कंट्रीज को बेच सकते हैं। इसमें कंसर्न क्या है हम लोगों को एज ए सिटीजन, करेंटली जो इंडिया में एमएसपी चल रहा है गेहूं का पर क्विंटल वो करीब करीब 2100 रुपया चल रहा है और वहीं पे इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड 2500 रुपए के आसपास है और हो सकता है कि 2700 और 2800 में पहुंच जाए। तो ट्रेडर्स क्या करेंगे, इंडिया में सप्लाईज ना देके चाहेंगे कि कैसे इसको एक्सपोर्ट करें और उससे ज्यादा मुनाफा कमाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट डेफिनेटली आगे स्टेप्स लेगा जहां पे कि ये जो होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन है वो इंडियन ट्रेडर्स ना करें और एक बैलेंस मेंटेन करें विथ द एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक कंजप्शन। और हो सकता है कि गवर्नमेंट वहां पे
कुछ टैक्स भी इंक्रीज करे ऑन एक्सपोर्टिंग द फूड ग्रेन। अपार्ट फ्रॉम गेहूं, जो और एक कमोडिटी वर्ल्ड वाइड इंपैक्टेड होगा और इंडिया को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करेगा, वो होता है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड हमारे यहाँ पे रिफाइंड ऑयल और कुकिंग ऑयल में यूज होता है, एक मेन इंग्रेडिएंट है। और इंडिया करीब करीब 70% ऑफ इट्स सोयाबीन एंड रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया एंड यूक्रेन से। अगर इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी तो इंडिया में डेफिनेटली इसके प्राइस बढ़ने को मिल सकता है। और ऑलरेडी अगर आप देखें स्टोर्स में कुकिंग ऑयल की प्राइस काफी बढ़ भी चुका है इन लास्ट 15 to 20 डेज। नेक्स्ट है एनर्जी और पर्टिकुलरली पावर। पावर एक ग्लोबल क्राइसिस की तरह पिछले एक साल से उभर के आए हैं। अगर आप देखें पिछले साल भी यूरोप में काफी एनर्जी क्राइसिस था। कोल के प्राइस जो करीब करीब $80 पे चल रहा था इन 2020, आज के दिन में करीब करीब $400 हो चुका है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्पाइक है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में पावर की बहुत ही ज्यादा खपत हो सकती है। और यूक्रेन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑन द यूरोपियन जोन ऑन न्यूक्लियर पावर सप्लाईज में। अगर वहां पे पावर सप्लाईज इंपैक्टेड होंगे, डेफिनेटली ये एक एनर्जी क्राइसिस को पैदा करेगा इन दो यूरोपियन कंट्रीज, और वहां पे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है। और उसके वजह से काइंड ऑफ एक रिसेशन भी आ सकता है यूरोप में। तो इसको हैंडल करने के लिए फिलहाल किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई भी रेडीमेड सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। बट ये क्या करेगा, आगे के लिए सारे के सारे गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट फोकस करेगा कि कैसे हम जल्द से जल्द ग्रीनर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमारा फ्यूल का इंपोर्ट भी कम हो जाए और हमारा पावर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। तो इस हिसाब से जितने भी कंपनीज है जो कि ग्रीन एनर्जी पैदा करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ने की संभावनाएं हैं एंड दे आर गोइंग टू डोमिनेट द मार्केट शेयर ऑन द एनर्जी सेक्टर। तो शायद आप बोल सकते हैं कि यह युद्ध ने एक मौका दिया है ग्रीनर एनर्जी को टू फ्लोरिश फर्दर। इंडिया का सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर है ऑन इंपोर्टिंग डिफेंस। इंडिया करीब करीब अपने 85% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता है। और किसी भी ट्रेड वार्स की वजह से या ट्रेड सैंक्शन की वजह से अगर इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट ना कर पाए तो वो हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट वहीं पे ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडियन डिफेंस कंपनीज को बढ़ावा देगा टू मैन्युफैक्चर एंड वर्क ऑन आवर ओन टेक्नोलॉजी एंड डेवलप आवर ओन टेक्नोलॉजी। तो जो भी कंपनीज इंडिया में डिफेंस सेक्टर पे काम करते हैं, आप देखे होंगे कि पिछले 4 से 5 महीने में काफी डिफेंस सेक्टर के टेक्नोलॉजी कंपनीज इंडिया में लिस्ट हुए थे। उन सारे कंपनीज को आगे के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जहां पे कि इंडिया अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा जो चैलेंज है, जो कि सारे के सारे ग्लोबल बैंक्स और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के लिए है, वो है राइजिंग इन्फ्लेशन। पहले से ही बिफोर द वार वी आर इन एरा जहां पे कि इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा था, और इस वार के बाद इन्फ्लेशन और भी काफी बढ़ चुका है। और पर्टिकुलरली अगर यूएस में देखें तो यूएस में इन्फ्लेशन करीब करीब 40 इयर्स हाइक में है, और एक्सपेक्टेशन है कि इस मंथ एंड के बाद शायद वो 50 इयर्स हाइक में होगा। ऐसे सिचुएशन में ग्लोबल बैंक्स और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हम सबको बहुत ही एग्रेसिवली इंपैक्ट करने वाले हैं। जब हमें पैंडेमिक हिट हुआ था, सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपना एक एकोमोडेटिव स्टैंड दिया था और मार्केट में लिक्विडिटी को काफी बढ़ा के रखा था। तो उसके वजह से ये जो 2 साल है, यहां पे हमें मार्केट में एक वेरी हाई ओवर परफॉर्मेंस देखने को मिला। बट अब जब बैंक्स आर थिंकिंग ऑफ रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी, उस सिनेरियो में ये राइजिंग इन्फ्लेशन सारे के सारे स्टॉक्स को और मार्केट को शायद एक एडवर्सली इंपैक्ट करे, और हमें मार्केट में एक टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम द प्राइस एंड वैल्यू करेक्शन। और वहीं पे अगर आप आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने भी
अपने जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें भी थोड़ा कटौती का एक इंडिकेशन दिया है पिछले हफ्ते, एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट ए मच स्लोअर पेस कंपेयर टू द एस्टिमेट। वहीं पे अगर हम इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई ने इस सिचुएशन को काफी बेहतर तरीके से हैंडल किया है करके ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अगर हम देखें आरबीआई ने पिछले 2 साल में अपने जो यूएस डॉलर की रिजर्व था उसको बढ़ाने के ऊपर काफी फोकस किया था। अगर आप इसका एक इंपैक्ट इमीडिएटली जानना चाहते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि पिछले 4 से 6 महीनों में एफआईज ने करीब करीब 2 लाख करोड़ इंडिया से सेल ऑफ किया और वापस लिया। और ये सेल ऑफ, ये इतना पैसा वापस जाने के बाद भी डॉलर जहां पे था, एक्सचेंज डॉलर और आईएनआर का जो एक्सचेंज रेट है जहां पे था वो वहीं पे है। इट इज ओनली लास्ट 1 वीक में हमें देखने को मिला कि सडन स्पाइक इन डॉलर प्राइसेस। बट हमें लगता है कि आगे के लिए भी आरबीआई चाहेगी कि कैसे भी इसको एक रेंज में होल्ड करके रखें। बट अगर ये वार ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चला और ग्लोबल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता रहा तो हमें लगता है कि कुछ टाइम के बाद ये आरबीआई के हाथ से निकल जाएगा एंड डेफिनेटली डॉलर प्राइस इज गोइंग टू गो अप, जो कि हमारे बाकी कंपनीज के लिए तो खराब है। ओनली द आईटी कंपनीज जिनको पैसा मिलना है उनको शॉर्ट टर्म पे फायदा हो सकता है। तो ऐसे माहौल में हमें हमारे पोर्टफोलियोज को कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आप एक नया इन्वेस्टर है, आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से आपने बहुत ही बढ़िया पैसा बनाया होगा इन मार्केट, प्रोबेबली दिस इज ए टाइम टू प्रिजर्व योर कैपिटल। तो अगर मार्केट बहुत सस्ते में अवेलेबल है तो ऐसा ना करें कि आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अभी के अभी कर दें, एंड इट इज ए वेरी गुड टाइम टू डू ए एसआईपी इन्वेस्टमेंट जबकि चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और 2000 हमें पता नहीं है कि ये वार कितने दिन तक कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कि कोई दूसरा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करे या दूसरे कंट्रीज इसके ऊपर कैसे कमेंट करते हैं उसके ऊपर भी फ्यूचर में मार्केट रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो अभी के लिए मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा। तो इस वॉलेटाइल मार्केट में सेल आउट करने के लिए आपको आपके पोर्टफोलियो में बढ़िया एक्सपोजर रखना चाहिए कैश में। आप आपके पास कुछ कैश का एक्सपोजर रखिए। डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में कुछ एलोकेशन टू गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में बेसिकली गोल्ड बेहतर परफॉर्म करता है। आपने अगर 2020 में भी देखा होगा जब मार्केट बहुत गिरा था तो गोल्ड एज एसेट क्लास वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो आप आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड, कैश और स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन रखें। अगर हम पिछले 2 साल को देखें तो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में मिला था वो बेसिकली ग्रोथ कैटेगरी के स्टॉक्स थे, जहां पे कि हमें एक साल में 100, 200, इवन 400-500% का भी रिजल्ट मिला था, रिटर्न्स मिला था। तो दिस इज ए टाइम कि आप ग्रोथ और वैल्यू दोनों कंबाइंड पोर्टफोलियो रखें। आज के लिए अगर आप देखें काफी ग्रोथ स्टॉक्स 30-40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, सो इट अल्टीमेटली बिकम्स अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्योंकि स्टॉक्स काफी सस्ते में अवेलेबल है और मार्केट्स ओवरसोल्ड है। बट एट द सेम टाइम आपको प्लान करना चाहिए कि कैसे आप एक मिक्स या बैलेंस मेंटेन करें आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप पूरे के पूरे ग्रोथ स्टॉक रखेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना पड़े और वोलेटिलिटी में मार्केट या आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर सकता है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप ग्रोथ स्टॉक्स को कंप्लीटली बाय कर सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म नजरिए से होल्ड कीजिए, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स आज के दिन में 30-40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। बट आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जो कि अभी अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और आपका रिस्क एपेटाइट कम है, तो आप एक बैलेंस मेंटेन करें ग्रोथ और वैल्यू के बीच में। रीजन बिंग ये है कि आगे के लिए आपको आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत चाहिए रहेगा, तो कुछ एलोकेशन आप वैल्यू स्टॉक्स में रखें। तो अगर सेक्टरली हम बात करें तो सारे के सारे सेक्टर शायद वोलेटाइल रह सकता है, बट हमें उन सेक्टरों में फोकस करना चाहिए जो सेक्टर्स कुछ हद तक डिस्काउंट पे अवेलेबल है या फिर अंडर वैल्यूड है, जैसे कि बैंकिंग, रियल एस्टेट, पेंट कंपनीज। बिकॉज क्रूड प्राइस हाइक होने की वजह से पेंट कंपनीज काफी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। हो सकता है कि आगे क्रूड बढ़े, बट इट इज अ वेरी गुड टाइम टू एक्यूमुलेट सच पेंट कंपनीज
एंड बिल्ड ए गुड पोर्टफोलियो। सिमिलरली विथ बैंक्स, अगर डॉलर प्राइस इंक्रीज होगा शॉर्ट टर्म पे, ये हमारे आईटी कंपनीज को हेल्प कर सकता है और आईटी कंपनीज में अच्छा रिटर्न्स भी देखने को मिल सकता है। बट आप आपके कवर ना खोए मतलब आप आपके इमरजेंसी फंड, आपके कैश रिजर्व्स के मेंटेन करते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप पिछले आगे के 2 या 3 क्वार्टर में अच्छा पैसा बना पाए। अगर इस तरह से मार्केट कंटिन्यू होता रहेगा तो हमें लगता है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है और मार्केट कंसोलिडेट होता रहे, शायद एक रेंज में, या फिर थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है। जो भी फॉल अभी देखने को मिलेगा, वी शुड टेक दिस एज ए अपॉर्चुनिटी अगर कंपनीज आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। उस कंपनीज में हमें हमारा एलोकेशन बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे अगर आप देखें सीमेंट, जैसे आप देखें मेटल कंपनीज अपने लोथ से काफी रिकवर कर चुके हैं, बट अपने हाई से अभी भी 15-20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो आप एसआईपी मोड में इनमें इन्वेस्ट करें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी रख सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट यहां से गिरेगा तो यू विल बी गेटिंग शेयर्स एट ए वेरी वेरी लुक्रेटिव प्राइस। बट डोंट मिक्स विथ योर पोर्टफोलियो बैलेंस। ऐसा ना हो कि आपने पूरा का पूरा पैसा अभी के अभी लगा दिया और आगे आपके पास लगाने के लिए कोई पैसा अवेलेबल ही ना हो और आपकी कोई इमरजेंसी आ गई तो यू हैव टू सेल दीज शेयर्स एट ए लॉस। तो उस हिसाब से आप आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रखें और आगे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe to our channel and also leave comments on the video so that we can come up with new videos on these lines.